हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी आर्टिकल 13 के बारे में और लास्ट का वीडियो आपने आई होप पूरा देखा होगा। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 13 से संबंधित कुछ और प्रावधानों के बारे में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मूल अधिकारों में संशोधन के प्रमुख वाद। तो हम बात करने वाले हैं प्रमुख वादों के विषय में। अब पृष्ठभूमि अगर मैं आज की क्लास की आपको बता दूं कि आज हमको क्या सीखने को मिलने वाला है, तो बेसिक सी बात है, हमारे भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 13(2). भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13(2) कहता है कि भारत की सरकार किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली कोई विधि नहीं बनाएगी। तो यहाँ पर पहली बार एक शब्द आता है विधि। यहीं से आज की क्लास का पूरा टॉपिक निकल के आता है आर्टिकल 13(2). आर्टिकल 13(2) कहता है विधि के बारे में। तो पहला प्रश्न ये है कि क्या संविधान संशोधन विधि है? क्योंकि साधारण विधि होती है, सामान्य विधि होती है, एक संविधान संशोधन विधि भी होती है। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 13(2) ने तो ये कह दिया कि आप किसी प्रकार का कोई एक्ट बनाकर, संविधान संशोधन मतलब एक्ट बनाकर आप क्या कर सकते हैं, मूल अधिकार कम नहीं कर सकते। तो सरकार क्या करती है, संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों का हनन कर देती है। तो क्या संविधान संशोधन विधि है? ये प्रश्न समय समय पर उठता आया है और सुप्रीम कोर्ट इस प्रश्न का उत्तर समय समय पर देती आई है। और इसी क्रम में सबसे पहले आज हम देखेंगे प्रमुख वाद, ऐसे वाद जो अनुच्छेद 13 से संबंधित रखते हैं। और अनुच्छेद 13 के साथ साथ संविधान के भाग 3, कौन सा भाग? भाग 3 मूल अधिकारों में इनका अहम रोल है। ऐसे माइलस्टोन जो है हमारे पास केस, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से केस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जो 1951 का केस है। ये केस है भूमि सुधार से संबंधित, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन बात करेंगे सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, 1965 का ये केस है। 1965 का ये केस है, आपके सामने आएगा। देन बात करेंगे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 में आया, ये बहुत ही प्रमुख वाद था। इस वाद में आपका शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह की जो डिसीजन था उसी को कंटिन्यू करके पूरा डिसीजन दिया गया था। देन लास्ट एंड फाइनल 24 अप्रैल 1973, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे इस दिन। इस तारीख को एक और बड़ी घटना घटी थी, वो हुआ था केशवानंद भारती के केस का डिसीजन आया था। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य, इस मामले में संविधान के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन निर्णय देते हुए संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। तो इन 4 वादों को आज हम समझते चलते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमारे भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 368, अनुच्छेद कौन सा? 368। अनुच्छेद 368 के तहत हम क्या कर सकते हैं, भारतीय संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने वाला यह आर्टिकल संसद को पूरे संविधान में संशोधन करने की अनुमति देता है। पूरा संविधान मतलब भाग 1 से लेकर भाग 22 के बीच में हमारी संसद कहीं पर भी संशोधन कर सकती है। अब अगर भाग 1 में संशोधन कर सकती है, 2 में कर सकती है, तो 3 में भी कर सकती है। अगर भाग 3 में संशोधन कर सकती है तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारे अधिकार दे रखे हैं हमको, जो 6 फंडामेंटल राइट है, इसमें से किसी भी एक आर्टिकल के अंदर कुछ भी संशोधन करके चेंजेस कर सकती है। अब यहाँ पर मेन चीज ये आती है कि अगर ये चेंजेस कर सकती है तो यहाँ पर मूल अधिकारों में परिवर्तन हो जाएगा और मूल अधिकारों को कम भी किया जा सकता है। प्रश्न ये उठता है कि हमारे भारतीय संविधान का भाग 3 का आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को कम करती हो या उनको समाप्त करती हो। तो कम करने वाली ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता। अब यहाँ पर प्रश्न निकलता है विधि क्या है? अगर कोई नया कानून नहीं बना सकता, कोई एक्ट नहीं बना सकता, तो मूल अधिकारों में ही परिवर्तन कर देते हैं ना। क्या प्रॉब्लम आ रही है? आर्टिकल 368 है हमारे पास, इस 368 का उपयोग करते हुए हम क्या करते हैं, मूल अधिकार ही खत्म कर देते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो ऐसा किया गया, ऐसा पहली बार किया गया 1951, मूल अधिकारों के संबंध में केस आया इस दौरान। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि कोर्ट के सामने पहली बार ये प्रश्न आया कि क्या संविधान संशोधन विधि है? अगर मान लेते हैं कि आर्टिकल 13(2) में जो विधि बताई गई है और अनुच्छेद 13, 3,
क में विधि की जो परिभाषा दी गई है, क्या उस विधि की परिभाषा के अंतर्गत आपका संविधान संशोधन आता है? क्या संविधान संशोधन एक विधि है? तो इसका उत्तर अगर हम ये मान लेते हैं कि हाँ संविधान संशोधन विधि है, इसका मतलब कि 368 के तहत किया गया किसी भी प्रकार का संशोधन मूल अधिकारों के संबंध में लागू नहीं होगा। दैट मीन्स 368 जो है हमारा किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सरकार को लगेगा कि हम तो इतने कमजोर हैं कि हम भाग 3 के अंदर संशोधन ही नहीं कर सकते। अगर हम ये मान लेते हैं कि 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन विधि नहीं है, तो यहाँ सरकार को बहुत पावर मिल जाएगी और वो किसी भी प्रकार से मूल अधिकारों के अंदर संशोधन कर करके परिवर्तन कर सकता है। तो ये जो संविधान संशोधन कर सकता है, यही प्रश्न का विषय है कि क्या संविधान संशोधन विधि है। अगर विधि है तो वो क्या मामले हैं, तो इन मामलों को हम समझेंगे। तो अभी तो हमने देख लिया कि क्या संविधान संशोधन विधि है, तो कौन से मामलों में इसको विधि घोषित किया गया है, कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। तो सबसे पहला हम वाद देखते हैं। सबसे पहला वाद है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का। ठीक है, 1951 का ये वाद है। इस वाद की प्रमुख डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम ये कि संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को, जिसके द्वारा भूमि सुधार विधियों को संरक्षित किया गया था, इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है। और भूमि सुधार जो विधियां थी शंकरी प्रसाद के केस में, भूमि सुधार संबंधित जो विधियां थी वो क्या करती है, मूल अधिकारों के अंतर्गत हनन करती है। इसके संबंध में हमारे पास ये वाद निकल के आता है। आगे इस वाद में ये कहा गया कि वादियों का यह तर्क था कि संविधान संशोधन विधि के अनुसार अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत आता है, अतः संसद संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु उच्चतम न्यायालय ने उक्त तर्क को अस्वीकार कर दिया और उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता और 368 के द्वारा किया गया संविधान संशोधन, ठीक है, विधि की परिभाषा से बाहर है। किससे बाहर है? विधि की परिभाषा से बाहर है। इस प्रकार आगे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, अनुच्छेद 368 में मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है तथा अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत केवल सामान्य विधायी शक्तियों के प्रयोग में बनाई गई विधियां आती हैं। संविधान शक्ति के प्रयोग द्वारा किए गए संविधान संशोधन विधि नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर 368 का प्रयोग करते हुए संसद किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन करती है तो वह संविधान संशोधन विधि नहीं है। क्या है? नहीं है। ये आपको समझ में आ गया? मेन आंसर निकल के आ गया है कि शंकरी प्रसाद के केस में यह कहा गया कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। अब आगे की बात करते हैं। तो यहां तक तो क्लियर है कि शंकरी प्रसाद के केस में संविधान संशोधन को विधि नहीं माना और ये कहा कि 1951 में जो केस हुआ था, जो भूमि सुधार का हमने नया अधिनियम एक्ट लेके आए थे, संविधान संशोधन किया था, वो वैलिड है। तो यहाँ पर इसकी संवैधानिकता को जो चुनौती दी थी वो वैलिड हो गया और जो हमारा डिसीजन था वो सरकार के फेवर में आया। अब बात करते हैं अगले केस की। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला 1965 में हमारे सामने आता है और इस मामले में जो सज्जन सिंह का मामला है 1965 का, इस मामले में एक बार फिर संविधान संशोधन और मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति के विषय में फिर से प्रश्न उठा गया और इस बार जो सज्जन सिंह का मामला था, इस सज्जन सिंह के मामले में 17वें संविधान संशोधन, कौन से? 17वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर प्रश्न उठाया गया और इसकी संवैधानिकता की जांच करने की बात की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात गया और इस बात में ये कहा गया ये 17वां संविधान संशोधन अधिनियम जो मौलिक अधिकारों के साथ छेड़खानी करता है यह असंवैधानिक है, इसको समाप्त किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना और इस केस को सुनने के बाद अपना डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के डिसीजन जो कि 1951 में आया था शंकरी प्रसाद के बाद में, इसको कंटिन्यू रखते हुए ये कहा कि अगर हमारी संविधान सभा को
मौलिक अधिकारों में संशोधन करवाना ही नहीं था या उसमें संशोधन से परे रखना था तो वे उसमें व्यवस्था कर देते। उन्होंने संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं की। इसका मतलब ये है वे भी चाहते थे कि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना पड़े तो किया जा सकता है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना तर्क दिया कि संविधान सभा की मंशा थी कि संविधान संशोधन किया जा सके। दैट्स वाई उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं रखा इसके अंदर, अन्यथा वो किसी आर्टिकल के अंदर, धारा के अंदर लिख देते कि आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते। तो इस आधार पर 17वें संविधान संशोधन अधिनियम को भी वैलिड घोषित किया गया और सज्जन सिंह के बाद में, कौन से बाद में, सज्जन सिंह के बाद में भी कहा गया कि ये जो है आपकी संविधान संशोधन ये विधि के अंतर्गत नहीं आता। क्या कहा गया, ये विधि के अंतर्गत नहीं आता। तो यहां पर भी ये समझ में आ गया कि संविधान संशोधन विधि है क्या, तो शंकरी प्रसाद में भी नहीं बोल दिया और सज्जन सिंह के बाद में भी नहीं बोल दिया। अब अगले केस की बात करते हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अब अगला केस हम देखते हैं, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। जो हमारे सज्जन सिंह का वाद आया था 1965 में, इसके 2 साल बाद 1967 में हमारे सामने ये वाद आता है और इस वाद में भी ऐतिहासिक फैसला दिया गया। इस वाद में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जो हमारे चीफ जस्टिस थे न्यायमूर्ति सुब्बा राव, सुब्बा राव जी इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जब ये मामला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट में 11 सदस्यीय संवैधानिक पीठ का निर्माण किया जाता है और इस 11 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने निर्णय, 11 सदस्यीय संविधान पीठ बनी और इसने निर्णय दिया 6:5 के रेशियो में, मतलब 6 लोगों ने इस केस में सकारात्मक डिसीजन दिया। और यहाँ पर डिसीजन सामने ये आता है कि इस संविधान पीठ का यह कहना था कि हमारा जो 368 आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 368, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। किससे संबंधित है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और यहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह भाग 3 मूल अधिकारों के अंतर्गत संशोधन कर सकता है। तो यहां पर यह कहा गया कि 368 के तहत हम संविधान संशोधन नहीं कर सकते, मतलब मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। किसमें संशोधन नहीं कर सकते, तो आप भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकते। पहली बात तो इन्होंने ये कही। दूसरी बात ये कही कि 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, जबकि भारतीय संविधान के 245, 246 और 248 में संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। क्या दी गई है, शक्ति। तो इन धाराओं का उपयोग करते हुए, इन अनुच्छेदों का उपयोग करते हुए आप क्या करते हैं, संविधान संशोधन करते हैं। संविधान संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है। इस संविधान पीठ ने यह कहा कि संविधान संशोधन एक विधायी प्रक्रिया है, इसलिए किसी भी विधायी प्रक्रिया का उपयोग करते हुए बनाया गया कोई भी परिवर्तन विधि की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो इस संविधान पीठ में जो 6 लोग इसके पक्ष में थे जिन्होंने डिसीजन दिया, उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन, क्या कहा, संविधान संशोधन विधि है। क्या कहा, विधि है। पहले सबने कहा था नहीं है, नहीं है। तो शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के वाद में जो डिसीजन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, उसको पलटते हुए यह कह दिया गया कि अब संविधान संशोधन विधि है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि संविधान संशोधन विधि हो गया। और इसके अंदर ये जो अल्पमत वाले लोग थे, इन अल्पमत वाले लोगों का यह कहना था कि संविधान संशोधन जो है, संविधान में साधारण संशोधन होता है और संविधान संशोधन एक विशिष्ट प्रकार की विधि है, इसलिए वो विधि की श्रेणी में नहीं आती। कुल मिला के यहाँ पर हमारा 6 लोगों के द्वारा ये वाला जो केस है इसका डिसीजन हो जाता है और फैसला हमारे सामने आता है कि संविधान संशोधन विधि है। अब जो ये फैसला आया, ये फैसला जो था वो भविष्य उन्मुखी था। ठीक है, इस फैसले का भूतकाल पर कोई असर नहीं पड़ा। मतलब इससे पहले जितने भी संविधान संशोधन हुए थे जो मूल अधिकारों से संबंधित है, उन सबको वैलिड घोषित कर दिया गया। अब भविष्य में जितने भी संविधान संशोधन होने वाले हैं उनमें कह दिया गया कि संविधान संशोधन विधि है और विधि का उपयोग करते हुए आप आर्टिकल जो भाग 3 है भारतीय संविधान का, भाग 3, इस भाग 3 के अंदर संशोधन नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर हो गया। तो इसके बाद अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब हमारे सामने ये भी समझ में आ गया कि अब विधि है,
क्लियर हो गया। अब एक नया केस आएगा। इस नए केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य का ये जो केस है ये बहुत ही ड्रामेटिक केस है और इस केस के अंदर नए प्रकार के संवैधानिक उपबंध या संविधान को एक अलग दृष्टिकोण प्रदान किया गया। केशवानंद भारती केस का डिसीजन आया था 24 अप्रैल, कब आया था? 24 अप्रैल 1973 को। तो इस केस का नाम पड़ जाता है केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य 1973। ये प्रीलिम्स में, मेंस में, यूपीएससी में, एमपीपीएससी में सभी जगह पढ़ने वाले केस हैं। तो अब बात करते हैं केशवानंद भारती केस के बारे में। गोलकनाथ का जो मामला है वो मामला आया था 1973 और इस केस के राइजिंग के पीछे क्या कारण था? तो इसके पीछे सबसे पहला कारण ये था कि गोलकनाथ 1967 का वाद, इस वाद में कहा गया था कि संविधान संशोधन विधि है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि संविधान संशोधन को हमारी न्यायपालिका ने विधि के अंतर्गत रख दिया। अब सरकार को ये लगा कि अगर संविधान संशोधन को विधि के अंतर्गत रख दिया जाएगा तो किसी भी प्रकार का अगर संविधान संशोधन हमारी सरकार करेगी तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। तो सरकार ने आर्टिकल 368 को, कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 368 को संशोधित किया और इसको संशोधित करने के लिए हमारे पास 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 लेके हमारी सरकार लाई। अब हमारी सरकार ने जब 24वां संविधान संशोधन रखा और इस 24वें संविधान संशोधन के अंतर्गत हमने 368 के अंतर्गत जो इसका उपखंड था, उपखंड 1 इसमें परिवर्तन करा, उपखंड 3 इसमें परिवर्तन किया, मतलब नए प्रकार से जोड़े। और हमारे पास जो इसके अंदर 368 का उपखंड 2 था, इसके अंदर हमने कुछ परिवर्तन किए। अब जैसे मैं बात करता हूं अनुच्छेद 368 के उपखंड 3 की। इस उपखंड 3 के अंतर्गत यह कहा गया कि जिस किसी प्रकार का संविधान संशोधन हम करते हैं तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत ट्रीट नहीं होगा, यह अनुच्छेद 13 के तहत नहीं आएगा। तो यहां पर स्पष्ट कर दिया गया कि ये जो संविधान संशोधन है, ये संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के तहत विधि की परिभाषा तो छोड़ो, आर्टिकल 13 में ही नहीं आएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जब सरकार ने इस प्रकार से संशोधन किया कि हमारा संविधान संशोधन विधि की परिभाषा के अंतर्गत तो ठीक है, ये संविधान संशोधन के ऊपर आप किसी भी प्रकार का केस ही लेके नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हुआ ये कि जो हमारे केशवानंद भारती हैं, केशवानंद भारती यहां लिख देता हूं मैं, केशवानंद भारती, इन्होंने केरल राज्य के खिलाफ केस लगाया और केरल हाईकोर्ट में जब ये केस चला तो वहां से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इसका फैसला आया 24 अप्रैल 1973 को। और इस केस का फैसला देने वाले जो हमारे मुख्य न्यायमूर्ति थे वो थे न्यायमूर्ति सीकरी। तो हमारे चीफ जस्टिस कौन थे? सीकरी। सीकरी महोदय ने 13 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया और सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति मतलब 13 के 13 सदस्यों ने सर्वसम्मति से एक निर्णय पारित किया। इस निर्णय में सबसे पहले गोलकनाथ के केस में जो कठिनाइयां आई थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। गोलकनाथ के केस में कहा गया था कि संविधान संशोधन विधि है, इसको उलटते हुए उन्होंने कहा कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। क्या कहा? विधि नहीं है। तो फिर से एक बार हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाता है केशवानंद भारती के केस में कि संविधान संशोधन विधि नहीं है। दूसरा इन्होंने ये काम किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार ने जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम लेके आए हैं और इसके तहत 368 के अंदर जोड़ा है, तो ये भी इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। कुल मिला के जो आर्टिकल 368 था इसको संविधान संशोधन करने की शक्ति प्राप्त थी और इससे पहले गोलकनाथ के केस में कहा गया था कि इसमें केवल संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है, शक्ति नहीं है। शक्ति 245, 246 और 248 में लिखी गई है। तो यहां पर इसको स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने की शक्ति भी निहित है, प्रक्रिया भी निहित है। सब कुछ संविधान में जो पुराना वाला आर्टिकल था 368 उसमें था, परंतु इसको और स्पष्ट करने के लिए 24वां संविधान संशोधन हमारी सरकार लेके आ गई। तो इसीलिए 24वां संविधान संशोधन भी वैलिड है, इसके साथ भी हम छेड़खानी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर केशवानंद भारती के इसमें यह डिसीजन दिया गया। किंतु
यहाँ पर इतना डिसीजन देने के बाद हमारी न्यायपालिका जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी वो नहीं रुकी। न्यायमूर्ति सीकरी की इस 13 सदस्यीय पीठ ने 7:6 के बहुमत से एक और डिसीजन दिया और इस डिसीजन में प्रश्न ये उठा कि क्या संविधान संशोधन की शक्ति की सीमा क्या है। क्या प्रश्न उठा? संविधान संशोधन की जो शक्ति है सरकार के पास, इसकी सीमाएं क्या है। इसको स्पष्ट करते हुए इन्होंने ये कहा कि हाँ, सरकार के पास या संसद के पास संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति है। कितनी शक्ति है? असीमित। इसकी कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। आप कहीं पर भी पूरे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं, परंतु आपके द्वारा किया गया संविधान संशोधन इतना भी क्रिटिकल ना हो कि ये भारत के संविधान की मूल आत्मा या बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करे। तो यहाँ पर सीकरी साहब की इस संवैधानिक पीठ ने 7:6 के डिसीजन से क्या कहा कि आप मूलभूत ढांचे को, किसको? मूलभूत ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकते। मूलभूत ढांचे के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते। अब जब आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यहाँ पर संसद की शक्ति के ऊपर एक प्रकार का निर्बंधन लगाया गया और यह भी कहा गया कि इस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में संविधान के अंतर्गत विवक्षित रूप से, मतलब छुपे हुए रूप से प्रावधान किए गए हैं कि कौन सी चीजें जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आएगी। अब आगे एक और केस आता है जो इस लिस्ट में तो नहीं है, जैसे कि इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का एक वाद था। इस राजनारायण के वाद में जो इंदिरा गांधी की 39वें संविधान संशोधन, कौन सा? 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, इस संविधान संशोधन के विरोध में केस लगाया गया और इस केस में इस 1975 में हुए 39वें संविधान संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई और ये केशवानंद भारती का जो मामला था हमारा, केशवानंद भारती के केस में जो डिसीजन आया था, इस डिसीजन का उपयोग करते हुए यहाँ पर 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की वैधानिकता को अस्वीकार कर दिया गया और इस एक्ट को कैंसिल कर दिया गया। तो कुल मिला के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ होने वाले किसी भी छेड़खान के साथ में हमारे जो केशवानंद भारती का जो मामला है वो एक माइलस्टोन सामने हो जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि संविधान संशोधन आज की तारीख में क्या है, विधि है या नहीं है। तो वापिस से संविधान संशोधन विधि नहीं है, ये कौन से केस में बोला है? ये 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य के मामले में बोला है। जबकि शंकरी प्रसाद के केस में भी कहा था नहीं है, सज्जन सिंह के मामले में कहा था नहीं है, केवल गोलकनाथ का मामला ऐसा है जिसमें कहा था कि है। तो ये एग्जाम का प्रश्न हो जाता है, बाकी सब में नहीं कहा है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।